हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फार्मासिस्ट हसनैन और आज हम डिस्कस करेंगे रोसुवास्टैटिन के बारे में। रोसुवास्टैटिन जो है ये स्टैटिन क्लास की कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक दवाई है और ये इंडिया में डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है। इसका सबसे पॉपुलर और इम्पोर्टेड जो ब्रांड है वो क्रेस्टोर है। क्रेस्टोर 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, उसके अलावा और भी डिफरेंट नाम से आती है। और इसके इंडियन वर्जन्स हैं रोसुवास 10, 5, 20, 40 और भी अगर आप जेनरिक देखें तो कैडिला का रोसुबेस्ट आती है। तो ये जो है ये HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर है जो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रोकती है, उसको बनने से रोकती है और जो ऑलरेडी होता है सिस्टम में उस कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करती है, यानी घटाती है। और जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो HDL है, उसको बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड्स को भी घटाती है। तो ये मेडिकेशन इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 13 से लेके 20 घंटे है, इसलिए दिन में एक बार दी जाती है। तो वंस अ डे इसकी डोज होती है और वंस ए डे डोज के अलावा प्रेगनेंसी में हम रोसुवास्टैटिन को या किसी भी स्टैटिन को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और लैक्टेशन में जब नर्सिंग मदर हो, जब बच्चे को दूध पिला रहे हों, तो उस हालत में इसके रिस्क और बेनिफिट्स देखते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या आपके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं हार्ट डिसीज़ के या इस्कीमिया के या स्ट्रोक के, तब उस केस में आपको दी जा सकती है। अगर रिस्क कम है तो फिर बचाएंगे, हम नहीं देंगे। और ये एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलती है आपको। और जो अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो इसकी डोज हम एडजस्ट नहीं करते। अगर किडनी में इशू है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपकी 30 मिलीग्राम पर ml से कम है, तो फिर उस केस में हम डोज को एडजस्ट करेंगे और 5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देते। अच्छा, इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं कि आपको हेडेक हो जाए, वॉमिटिंग, नोज़िया, डायरिया और जॉइंट पेन, मसल पेन, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रेब्डोमायलाइसिस है, मायोसाइटिस है, यानी आपकी जो मांसपेशियाँ हैं उनमें सूजन आ जाती है, मांसपेशियाँ घुलने लगती हैं, किडनी को फेल कर देती हैं, किडनी में डिपॉजिट होके। ये इसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इसके साथ हमें कौन सी दवाई नहीं लेनी चाहिए? तो इसके साथ हमें एक तो अगर आप एंटासिड पी रहे हैं, जैसे गेविस्कॉन हो गया या जेलुसिल या कोई भी एंटासिड, अल्मुनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में इसको 2 घंटे का हम फ़र्क रखेंगे। अल्कोहल के साथ हमें इसको नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। और इन मेडिकेशन के अलावा जो HIV मेडिकेशंस होती हैं, जो हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ होती हैं, उनके साथ भी इसका इंट्रैक्शन होता है और रेब्डोमायोलाइसिस का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा एमियोडारोन और एंटीफंगल एजेंट्स, एंटीफंगल में पर्टिकुलरली जिस दवाई के भी आगे एजोल लिखा हो, चाहे वो इट्रोकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, कोई सा भी एजोल हो, तो वो रेब्डोमायोलाइसिस के चांस आपके बढ़ा देती है। इसलिए एंटीफंगल मेडिकेशंस के साथ भी इसको लेने से बचना चाहिए। और जो कोलेस्ट्रॉल की, जो ट्राइग्लिसराइड की दूसरी मेडिकेशन है, जैसे फिनोफाइब्रेट हो गई, जेमफिब्रोजिल हो गई, या फिर जो विटामिन B3 है, नायासिन भी बोलते हैं उसको, निकोटिनामाइड या नियासिनामाइड, ये विटामिन B3 होता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपको बिना दवाइयों के कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं इनिशियल स्टेजेस में, ये OTC होता है। विटामिन B3 आप खुद ले सकते हैं इसको। तो इसके साथ इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट या हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वो आपको गाइड कर सके, या अपने फार्मासिस्ट से डिस्कस करें, वो भी आपको गाइड करेगा।
अच्छा, जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन, उसके साथ भी रेब्डोमायोलाइसिस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, उसके साथ भी नहीं लेना चाहिए। और तीसरी और जो मेडिकेशन है ये वारफरिन, वारफरिन के साथ अगर आप लेंगे तो आपके ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत से लोगों में खून को पतला रखने की एक वो रहती है, उनकी कंडीशंस में खून को पतला रखना होता है, स्पेशली हार्ट डिसीज़ में और दूसरी कंडीशंस में। उसमें फिर अगर उनके साथ हम कोई भी स्टैटिन लेते हैं, चाहे वो रोसुवास्टैटिन ही क्यों ना हो, तो वो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देता है। अच्छा, अब इसको देना किन लोगों को नहीं चाहिए? जिनको हाइपर सेंसिटिविटी हो या लीवर डिसीज़ हो, एक्टिव लीवर डिसीज़ हो या प्रेगनेंसी हो। हालांकि एफडीए के जो नए रूल्स हैं उन्होंने इसको उस लिस्ट से हटाया है कि अगर बहुत ज़्यादा रिस्क हो तो फिर प्रेगनेंसी में अगर दे रहे हों हम तो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। पहले इसको कैटेगरी एक्स में आती थी, यानी प्रेगनेंसी में किसी भी हाल में नहीं देनी है। उसके अलावा एफिकेसी इसकी ऐसे पता लगेगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, एलडीएल घट रहा है, ट्राइग्लिसराइड घट रहे हैं, एचडीएल बढ़ रहा है। तो उन सब केसेस में हम मान सकते हैं कि ये मेडिकेशन काम कर रही है। आपको इनिशियली जब आप इसको लेना शुरू करेंगे तो उससे पहले आपका जो है लीवर फंक्शन टेस्ट करके आइडियली, यानी आइडियल सिचुएशन में लीवर फंक्शन टेस्ट करके आपका लीवर एंजाइम एक्टिविटी को चेक करना चाहिए। और इसकी डोज शुरू करने के करीब 1.5 से 2 महीने बाद हमें आपका कोलेस्ट्रॉल की लिपिड प्रोफाइल भी करनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि कितनी एफिकेशियस है, डोज को कितना टाइट्रेट करना है। ये आपका डॉक्टर अच्छी तरह से मॉनिटर करेगा, देखेगा। तो बस इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फार्मासिस्ट हसनैन। और मैं आऊँगा फिर एक नई ड्रग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वेट करिए। बाय, टेक केयर।